अरे सर हम लोग तो निकल गए। मैंने निकल गए, कहाँ निकल गए? बोला हम तो बिहार जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि हम लोग साइकिल से जा रहे हैं। और फिर मैंने पूछा तुमको पता है कितना किलोमीटर है? फिर मैंने गूगल में चेक किया, इनका गांव पूछा, इसने बताया कि मोहनपुर है। मैंने कहा ये तो 1232 किलोमीटर है। तो मैंने उसको बताया कि 1232 किलोमीटर है। हाँ सर अब तो हम जाएंगे, तो हम तो तय कर लिए हैं। तो इसको मैं समझाया कि वापस आओ वापस आओ। तो ये वापस आने को तैयार नहीं था। तब मैंने तय किया कि अब मैं इनके साथ जाता हूँ। तो ये तो हुई कहानी। लेकिन इसमें बहुत दिलचस्प कहानी ये है, मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, लाइव लोकेशन, तुम जहां भी हो बताओ, मैं आ रहा हूं। अब इसको मुझ पर शक हो गया। आपने जिक्र किया इसको मुझ पर शक हो गया। अब मैं रात को इससे मांगी, मैंने लोकेशन, इसने नहीं दी। सुबह मैं निकलने से पहले जब हम लोग निकल रहे थे तब मैंने इसको फोन किया, मैंने लोकेशन दे दो, इसने तब भी लोकेशन नहीं दी। और उसके बाद जब हम लोग ब्रिज घाट पहुंच गए थे तब इसको मैंने फोन किया, तब भी लोकेशन। मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम, क्या मतलब तुमको दिक्कत क्या है? बोला आप जो है पुलिस को बता देंगे, पुलिस को लेके आएंगे और हमको पकड़ाएंगे। आपको तो एक जगह शायद किसी ने बंदूक भी दिखाई थी रितेश को, कि आखिर बंदूक दिखाए चाहे पिस्तौल दिखाए, हमारा बिहार और यूपी वो सभी को खिलौना समझते हैं। जब ये लोग 18 घंटे तक ये लोग भूखे थे और इनको धोखे से एक सरकारी इमारत में बंद कर दिया गया, तो पूरी यात्रा में इस रितेश में एक परिपक्वता थी और ये एक एंग्री यंग मैन की तरह थी। जबकि सबसे ज्यादा 35 साल का ये राम बाबू है। तो जब इनको धोखे से एक इमारत में बंद कर दिया गया और ताला लगा दिया गया बाहर से, तो ये एकदम आ गए वहां पर, उसके जो वहां का गार्ड था उस पर चिल्लाने लगे राम बाबू। सरकार को ये ख्याल नहीं है कि वोट देते हैं हम लोग, सरकार को चुनते हैं हम लोग, बनाते हैं। एक हमारी वोट नहीं, पूरे हिंदुस्तान या पूरे भारत की वोट से ही चुने जाते हैं एक प्रधानमंत्री। तब जाके कोई प्रधानमंत्री बनते, कोई सीएम, कोई डीएम, अकेला कोई नहीं बनते। इसके लिए बोलेंगे कि हम लोगों को लिए, गरीबों लोगों के लिए ही क्यों किए, करना था तो अमीरों लोगों के लिए भी करते। हमारे दिमाग में तो ये था कि हम तो गांव में बहुत नहाने के लिए जाते हैं, पानी में बाढ़ आता है तो उसमें इतना तो हेल ही जाते हैं, उसमें हेलने का क्षमता था जो हेल के निकल जाते हैं। हाँ सोच रहे थे चले जाएंगे। और मैंने पूछा साइकिल से कैसे निकलोगे? तो हुआ क्या, निकले कैसे, ब्रजघाट से पार कैसे किया? बताता हूँ। उसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सारे सीक्रेट्स यहाँ नहीं खोले जाएंगे, कुछ सीक्रेट्स किताब में शामिल है। प्लीज किताब बाहर लगी हुई है, उन्हें लीजिए। उसके पहले ऐसे हालात कभी भी हुए थे आपकी जिंदगी में, जिस तरह का दिन उस वक्त आपने गुजारा और जिस तरह का हालत देखा? जी नहीं, उस तरह का तो आज तक हम नहीं कभी देखे, ना हम देखना चाहते। रितेश आप तो कम उम्र है, आपको क्यों लगा कि आपको जाना चाहिए? आपके मन में क्यों नहीं आया कि मैं रुक लेता हूँ, ठीक है देख लेता हूँ कुछ दिन के लिए क्या हालत है नहीं है, कहीं कोई बस ट्रक का इंतजाम हो जाए? या आपने कोशिश की थी वो करने की लेकिन नहीं हुआ? आप कहाँ के रहने वाले हो? सहरसा के ही? मैं सहरसा जिला का रहने वाला हूँ। थोड़ा सा नजदीक आ जाओ। परिवार वालों से क्या बातचीत हो रही थी उन दिनों में जिसके पहले आपने ये सफर शुरू किया? इसलिए मुझे जाना लगा था कि यहाँ पे नहीं काम चल रहा था, कुछ भी नहीं, और खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, पर करते क्या, इसलिए मैं सोचा क्या चले जाता हूँ। पैसे को यहाँ था नहीं जो कुछ खरीद के कीन के आपकी खाते पीते रहते। और वो ट्रक वाला कितना आपसे पैसे मांग रहा था जो उस पर जाने के लिए कितना मुश्किल था? ट्रक वाले बोल रहा था जो मैं लेके जाऊंगा तो चोरी से वो भी लेके जाऊंगा, और कम से कम कोई बोलता 1.5 लाख लगेगा, कोई बोलता 2 लाख लगेगा, कोई बोला 1 लाख लगेगा। तो अब किसको उतना पैसे हम लोग कहाँ से लाते? जिन जिन मुश्किलों से होकर ये लोग गुजरे हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं, जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है जरूर पढ़ें, क्योंकि वो एक एक अनुभव अपने आप में आपको लगेगा कि ये कोई फिल्म का सीन है। इस मुश्किल से, इस थ्रिलर से होकर लोग निकल रहे हैं, रोंगटे खड़े कर देता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं किताब में। आपके लिए जो सबसे मुश्किल घड़ियां थी इस सफर में, या जो सबसे बड़ी चुनौतियां थी अपने आप में, वो क्या थी लोगों को फॉलो करते हुए? चुनौतियां तो जो इन साथों के साथ थी वही चुनौती हमारी थी, लेकिन जो एक बहुत बड़ा डर मेरे दिमाग में था जब हम लोग पहले दिन ही इनके साथ निकले, वो ये था कि ये 7 लोग थे और लॉकडाउन लगा हुआ था
और हमारे पास कोई सच किसी खास तरह से कोई विधिवत कोई मंजूरी हमारे पास नहीं थी कि हम उसको कवर कर सके या जा सके इनके साथ। तो डर सबसे बड़ा और चुनौती जो सबसे बड़ी ये थी कि बस एक इच्छा थी कि ये सातों के सातों जो जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं ये सुरक्षित सब लोग घर पहुंच जाए। और उसमें हम लोग को पता था कि किस तरह की घटनाएं हो रही थी, रास्ते में ट्रक कुचल दे रहे थे, कोई बेहोश होकर गिर जा रहा था, किसी को हार्ट अटैक हो रहा था। तो मुझे सिर्फ ये डर एक बहुत बड़ा ये था कि इन सातों में से किसी एक को भी कुछ हो गया तो कानूनी तौर पर तो मेरा जो होगा ही, नैतिक तौर पर और उस तौर पर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि मैं इनकी यात्रा पे था और मेरे सामने एक व्यक्ति या दो व्यक्ति कम हो गए या वो नहीं रहे उस यात्रा तक, उस अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। तो वो एक बहुत बड़ा डर था। तो इसलिए जब हम लोग निकले तो जो मेरे साथ में मेरे सहयोगी थे मानव, तो हमने आपस में बात की और हमने कहा कि देखो हम लोग जरूर इनकी यात्रा को कैप्चर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री के तौर पर। उस वक्त इनिशियली सिर्फ थॉट सिर्फ डॉक्यूमेंट्री का ही था कि एक हम डॉक्यूमेंट्री के तौर पे इसको शूट करने जा रहे हैं। और आमतौर पे हम लोग जब फिल्म बनाते हैं या कोई भी स्टोरी टेलिंग करते हैं तो कई बार हम लोग हमको लगता है ये मूवमेंट मिस हो गया तो उसको हम लोग रीटेक करते हैं कि उसको दोबारा करा लें कि यार तुम इस जगह से दोबारा आ जाओ, ये क्या बोल रहे थे। तो हम लोगों ने तय किया कि अब ये यात्रा 7 लोगों की यात्रा नहीं है, अब ये 9 लोगों की यात्रा, हम दोनों भी उसके हिस्सा है। तो हम लोग एक तो इनके साथ कुछ भी कोई चीज रीटेक नहीं करेंगे, इनको किसी भी चीज के लिए कभी नहीं कहेंगे कि यार वो वहां से साइकिल से जरा दोबारा आ जाओ या उस जगह पे जरा दोबारा चले जाओ। पूरे यात्रा में इनके साथ वो कभी नहीं हुआ। और जो दूसरा हमने एक रूल बनाया था वो रूल ये बनाया था कि हम लोग अपनी फिल्म के लिए कई बार एक लालच होता है कि बहुत ही कारुणिक और बहुत ही इमोशनल सारी चीजें हो रही, जैसे कि मुकेश जब गिर गया था, बेहोश होकर के गिर गया था, तो एक डॉक्यूमेंट्री आपको लगता है कि यार वो कमाल का मोमेंट है कि मजदूर बेहोश हो रहा है, उसको खाने को नहीं मिल रहा है, चलो इसको कैप्चर किए जाते हैं, जितने भूखे रहेंगे उतना और मजा आएगा फिल्म को दिखाने में और कहानी को बताने में कि देखिए कितना मुश्किल हालात थे। तो हम लोगों ने तय किया था कि जहां तक भी संभव होगा हम लोग इनकी मदद करेंगे, चाहे उसके लिए हमको हमारी फिल्म को या हम जो कहानी कहना चाहते हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े उसके साथ। वो अगर नहीं भी बने कोई बात नहीं, ठीक है हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो ये हम इसको मान के चलते हैं कि हम लोग ये 7 लोगों के लिए 9 लोगों की यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में जो तकलीफ इनके सामने है वही तकलीफ हमारे सामने है। When was the time you decided कि मुझे जाना है? हालांकि बुक में हमने पढ़ा है, but I want audience to also know कि yes, I want to cover this, I want to go with this group because there were many groups. What made you decide this group? दरअसल इस ग्रुप का हुआ ये था कि हम लोग जब 24 तारीख को लॉकडाउन लगा था उसके बाद से मैं तो देख ही रहा था। योगिता की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने उस लॉकडाउन के दौरान ना जाने सैकड़ों मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया, इतनी बसें, कोरोना की दूसरी लहर में कितने लोगों तक प्लाज्मा, ऑक्सीजन और क्या क्या नहीं इन्होंने किया। तो हम लोग ये जिस स्तर पे कर पा रहे थे उस स्तर पे हम लोग तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम आसपास की जो झुग्गी है वहां सब मैं जाता था और जो भी कुछ हो सकता था हम लोग करते थे। और मेरे मित्र हैं अजीत बैठे हुए, ये सब लोग जो कुछ करते थे। तो ये हम लोग उन घटनाओं को जो भी सामने तकलीफ आ रही है उसको ट्वीट कर दिया, बता दिया कि भाई यहाँ पे मजदूरों के साथ ये समस्या है, यहाँ पे इनको खाना नहीं मिल रहा। उसी कड़ी में हुआ ये कि 12 अप्रैल को मेरे पास किसी ने एक ट्वीट को टैग किया और उन्होंने बताया कि लोनी गाजियाबाद में 30 मजदूर फंसे हुए हैं और उनके पास 2-3 दिन से खाना नहीं है। नीचे एक नंबर था और नाम लिखा था राम बाबू। तो मैंने फोन किया, इनका नाम लिखा था, फोन किया, उस नंबर पे फोन उठाया रितेश ने। तो मैंने पूछा कि आप राम बाबू? उसने बोला नहीं मैं रितेश हूँ, मैं ही सब कुछ देख रहा हूँ। तो तब मुझे समझ में आया कि गैंग लीडर यही है। तो वहां से मेरा रितेश के साथ पहली बार संपर्क हुआ 12 तारीख। तो रितेश ने अपनी पूरी कहानी बताई और रितेश ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब नहीं है। तो हमने ट्वीट कर दिया, मैंने उसी वक्त ट्वीट किया इसको मैंने पहले कहा कि तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? इसने बोला हाँ है। मैंने उसमें कैमरा है? इसने बोला हाँ। मैंने वो व्हाट्सएप कर चलाते हो? बोलता हाँ चलाते हैं। तो मैंने इससे कहा कि तुम एक वीडियो बनाओ जिसमें सब मजदूरों को दिखाओ और बताओ कि यहाँ पे ये तकलीफ हो रही है। इसलिए वीडियो बना के भेजा रितेश ने, जिसको मैंने तुरंत ट्वीट कर दिया। यूपी पुलिस की हेल्पलाइन से मैसेज आया कि हम इनकी मदद करेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। और उसके बाद
डीएम ने भी मैसेज किया कि हम मदद करेंगे। फिर 1-2 घंटे बाद रितेश का आया कि सर कोई मदद नहीं पहुंची। फिर हम लोगों ने अपनी तरफ से इस अकाउंट रितेश से मांगा और इनके अकाउंट में कुछ धनराशि इनके पास गई और इनके पास 2-3-4 दिन का राशन हो गया होगा। 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद रितेश ने वापस फोन किया कि सर वो राशन तो खत्म हो गया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर से उसमें कुछ हम लोगों ने किया। 3-4 दिन के बाद 22 से 23 तारीख की बात होगी अप्रैल की, फिर रितेश ने वापस फोन किया और कहा कि सर ऐसा है कि इस बार हमने फोन जो आपको किया इसलिए नहीं किया कि आप हमारे लिए राशन कीजिए, आप हमको यहाँ से बिहार भिजवाइए, हमको हमारे गाँव जाना है। तो या तो आप हमको यहाँ काम दिलवाइए या आप हमको हमारे गाँव भिजवाइए। तो मैंने इससे कहा कि रितेश जी, मैंने कहा कि दोनों चीजें संभव नहीं है। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो काम भी नहीं मिलेगा और लॉकडाउन है तो तुम जा भी नहीं सकते, तो दोनों चीजें संभव नहीं, तुम रुको और व्यवस्था करते हैं। तो इनकी व्यवस्था की तो ट्वीट चल रहे थे, लोग मदद करने की कोशिश कर रहे थे। 27 तारीख को हुआ ये कि 27 को लेना 27 तारीख को हुआ ये कि एक व्यक्ति कुछ राशन लेकर के, बहुत सारा राशन लेकर के इनके घर पे पहुंचे हुए थे, जो पता है इन्होंने दिया था। वहां से उन्होंने फोन किया कि साहब मैंने राशन लेके आया हूं और ये लोग कह रहे हैं कि हम उनको राशन नहीं लेना है। तो मैंने रितेश को फोन किया और मैं थोड़ा सा, मुझे जल्दी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो मुझे लगा कि भाई राशन लेकर के पहुंचा हुआ है और राशन ले नहीं रहा। मैंने इसको बोला, पहले तो उसने फोन नहीं उठाया, 5-6 बार उसने फोन किया, तो फिर इसका कॉल बैक आया। मैंने कहा राशन लेके खड़े हैं वहां पर, तुम फोन नहीं उठा रहे। अरे सर हम लोग तो निकल गए। मैंने निकल गए, कहाँ निकल गए? बोला हम तो बिहार जा रहे हैं। मैंने पूछा कब गए? बोले अभी अभी निकले हैं दोपहर में और अभी हम लोग पहुंच गए हैं गढ़ के पास, हापुड़ के पास, और आज हम लोग ब्रिज के, मैंने कैसे जा रहे हैं? तो मैंने बताया कि हम लोग साइकिल से जा रहे हैं। और फिर मैंने पूछा तुमको पता है कितना किलोमीटर है? हाँ वो पता है, 1000 से ऊपर है। और हम फिर मैंने गूगल में चेक किया, इनका गाँव पूछा, इसने बताया कि मोहनपुर है, बमनी टहरी ब्लॉक, बनवा टहरी ब्लॉक है। तो मैंने गूगल में चेक किया तो मैंने कहा तो 1232 किलोमीटर है। तो मैंने उसको बताया कि 1232 किलोमीटर है। हाँ सर अब तो हम जाएंगे, तो हम तो तय कर लिए हैं। तो इसको मैं समझाया कि वापस आओ वापस आओ, तो ये वापस आने को तैयार नहीं था। तो इसमें बहुत दिलचस्प बात ये है, तब मैंने तय किया कि अब मैं इनके साथ जाता हूँ। तो ये तो हुई कहानी। लेकिन इसमें बहुत दिलचस्प कहानी ये है कि मैं इनको बहुत समझा रहा था रितेश को कि तुम मत जाओ, वापस आओ, तुमको यहीं पर बोला। पहले इसने बताया कि बहाना बनाया कि वो मकान मालिक नहीं घुसने देगा। तो हमने कहा मकान मालिक से हम बात कर लेंगे, तुमको सबको वापस करा देंगे। तो इसने बोला नहीं, खाना पीने का क्या होगा? हमने बोला रात को सब भी व्यवस्था हो जाएगी। बोला नहीं सर हम नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने जब तय कर लिया कि अब ये लोग नहीं आए जा रहे, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है इनको बताना इनके साथ, क्योंकि रास्ते में क्या कुछ हो रहा है ये सब मुझे लगा मेरी जिम्मेदारी है। और जब ये एकदम तय कर लिया इन्होंने कि नहीं हम आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, तो फिर मैंने इसको कहा कि आप एक काम करो, मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, लाइव लोकेशन, तुम जहां भी हो बताओ, मैं आ रहा हूं। अब इसको मुझ पर शक हो गया, आपने जिक्र किया इसको मुझ पर शक हो गया। अब मैं रात को इससे मांगी, मैंने लोकेशन इसने नहीं दी। सुबह मैं निकलने से पहले जब हम लोग निकल रहे थे तब मैंने इसको फोन किया, मैंने लोकेशन दे दो, इसने तब भी लोकेशन नहीं दी। और उसके बाद जब हम लोग ब्रिज घाट पहुंच गए थे तब इसको मैंने फोन किया, तब भी लोकेशन। मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम, क्या तुमको दिक्कत क्या है? बोला आप जो है पुलिस को बता देंगे, पुलिस को लेके आएंगे और हमको पकड़ाएंगे। बताओ बताओ ऐसा क्यों लग रहा था कि विनोद जी बताने वाले थे पुलिस को, फिर भरोसा कैसे किया? मुझे इसलिए लग रहा था कि मैं सोचा 7 आदमी है, अगर किसी को कुछ हो जाएगा, मैं गांव में जाऊंगा, चाहे मैं जी के चला जाऊंगा रास्ते से, तो मुझे सारे जिंदगी ताने मारने के लिए मिलेगा। वो कहे कि मेरे बेटे उधर रह गया, मेरे पिताजी उधर रह गया, तुम आ गए, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, बहुत ताने मारते। इसलिए मुझे लगा था कि अगर कुछ भी होगा तो सारे आदमी उसके भागीदार होंगे। पर आपको लग रहा था कि अगर कोई बार बार फोन कर रहा है तो इसका मतलब कोई पुलिस वाले को जाके बताने वाला है? मुझे लगा था थोड़ा सा, लेकिन तो फिर भरोसा क्यों किया? भरोसे किए। फिर विनोद सर ने मुझे 2000 रुपये दिए, बोला क्या तुम लोग निकाल के इसको खाना पीना आराम से जाना, तुम लोग को इसलिए देते हैं। तो वही दिए, तो रास्ते निकालने में कहीं जुगाड़ नहीं था तो कहाँ से निकालते। फिर मैं बोला जो एक बार राम बाबू को, सारू जी भेज देता हूँ एक बार, मैं जो होगा देखा जाएगा। फिर बोले कि हाँ भेज दो, जो होगा देख लेंगे। फिर इस वजह से मैंने भेज दिया, भेजा तो फिर
सर आए, फिर मुलाकात हुआ, आधे रास्ते में गए थे, हम आगे बढ़ गए थे और लोग पीछे थे, तो उनसे मिले कृष्णा से। By and large, what I gauge that इनका जो ट्रस्ट है ना वो बहुत ज्यादा टूटा है। सरकारों से ऐसे टूट गया था, इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पे भरोसा करना है नहीं, तभी तो ये चल रही है यहाँ से। हालांकि थैंक्स टू ऑल द इंस्टीट्यूशंस व्हिच सपोर्टेड लाइक गुरुद्वारास एंड मंदिर, there were institutions, they were really feeding them, like, but फिर भी वो enough नहीं हो रहा था। But governments they failed them and there was no clear cut communication from the authorities कि देखो ये लॉकडाउन लग रहा है। I don't know कि उन्होंने जब अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने, तो विद इन अ सेकेंड मेरे मन में ये आ गया कि कल ये लोग खाएंगे कैसे, क्योंकि मेरे नेक्स्ट डोर कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो विद इन अ सेकेंड उनको जाके मैंने कम्युनिकेट किया कि देखिए लॉकडाउन लग गया है, आपको खाने का अगर दिक्कत, हालांकि उसी 1 घंटे के अंदर अंदर, तो कम्युनिकेशन वाज द प्रॉब्लम एंड दैट्स हाउ देयर ट्रस्ट हैज बीन ब्रोकन। ऐसा यानी हम लोग सोचे थे कि आके बंदूक दिखाए चाहे पिस्तौल दिखाए, हमारा बिहार और यूपी वो सभी को खिलौना समझते हैं। इसके जो है हम लोग है ना खिलवाड़ करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद पुलिस वाले भी है तो क्या है, हमारे साथ कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने एक इंसान भूखे पेट अपने जहर पेट के लिए कर रहे हैं और दूसरा खाना नहीं दे रहे हैं, और आप अपना प्रशासन का कानून का हकदार कर रहे हैं और हमारे पेट के लिए आप रक्षा नहीं कर रहे हैं। इतनी आप लाठी चार्ज और बंदूक दिखा रहे हैं तो गवर्नमेंट को दिखाइए ताकि गरीब आदमी को खाने पीने का इंतजाम करें। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा छोटा सा, 2 घटनाएं हैं। एक तो जब ये लोग 18 घंटे तक ये लोग भूखे थे और इनको धोखे से एक सरकारी इमारत में बंद कर दिया गया, तो उस वक्त मैं इनको एक्चुअली पूरी यात्रा में ये एक उस भूमिका में थे कि थोड़ा सा ये, हालांकि 22 साल का ही है ये, तब ये 22 साल का ही था, तो 24 का हो गया होगा, 23 का। तो पूरी यात्रा में इस रितेश में एक परिपक्वता थी और ये एक एंग्री यंग मैन की तरह थे, जबकि सबसे ज्यादा उम्र की 35 साल का ये राम बाबू है। तो जब इनको धोखे से एक इमारत में बंद कर दिया गया और ताला लगा दिया गया बाहर से, तो ये एकदम आ गए, ये वहां पर उसके जो वहां का गार्ड था उस पर चिल्लाने लगे राम बाबू कि हम लोग जो है दिल्ली पार कर दिए, गाजियाबाद पार कर दिए, लखनऊ पार कर दिए, ये तो हमारा गांव का है, ये कौन चीज है, क्या बोले थे? जिला कॉलेज का है। जैसे कि वहां पर जो तो इंसान लोग क्या जानवर लोग नहीं रहते थे वहां पे, ऐसा माहौल बनाया होता है। जबकि बाहर से जितने आदमी जाते थे परदेसी मजदूर लोग, तो उसमें क्या होता था कि बंद कर देते थे। तो बंद करने के बाद क्या होता था कि गुस्से से ये जहाँ था ये अपना सरकारी संस्था बहुत अच्छा बनाए होते हैं, तो क्या हो कि 14 दिन जो रखते थे लॉकडाउन पालन करने के लिए, उस गुस्से में क्या करते थे ना कि हम लोग पब्लिक लोग गुस्से से जहाँ तहाँ लैट्रिन पेशाब कर दिए थे, बिस्तर उतर पे जहाँ तहाँ लैट्रिन पेशाब गुस्से में कर दिए थे। तो हम लोग जैसे घुसे तो एक तो बदबू आ रही थी और ऊपर से देखे इतना कचरा फैला हुआ, हम बोले इसमें तो इंसान क्या, इसमें तो जानवर भी नहीं रह सकते हैं। फिर जब उधर से वो पुलिस आए, सिपाही जो थे वहाँ का, उससे बुलाए, बोले एक काम कीजिए, यहाँ पर तो इंसान लाएंगे, यहाँ तो जानवर भी नहीं रह पाएंगे, तो हम लोग को कैसे रख पा रहे हैं इसमें। तो एक काम कीजिए, हम लोग को बाहर निकालिए, नहीं निकालिएगा तो हम लोग जैसे दिल्ली पार कर दिए तो वैसे भी इसको भी पार करना हम लोग जानते हैं। और हम लोग को पास ऐसा है कि छेनी हथौड़ा भी ताला 2 मिनट में लगेगा तो निकाल देंगे। जब आप लाइव लोकेशन मांग रहे थे, 2-4 बार इन्होंने बचने की कोशिश की और योगिता ने भी जिक्र किया कि सरकारों की तरफ से तो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन था या ट्रस्ट डेफिसिट रहा, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है शहरों की, वो अपने लेवल पे छोटे बड़े हम सब जो थोड़े बहुत ही बाशऊर लोग हैं, वो अपने लेवल पे थोड़ी बहुत कोशिश तो कर रहे थे। बावजूद ये जो एक शहरी दुनिया से या शहर के लोगों से एक अजनबियत थी कि अगर हम भूखे भी हैं, मरना भी है, तो चलो हम अपने घर के लोगों के बीच में मरेंगे। ये जो पता नहीं आपकी उस लंबी यात्रा में कभी उनकी फीलिंग्स कभी आप गेस कर पाए या बातचीत के जरिए निकल पाई कि हम सब लोग किसी छोटे शहर या कस्बे से या गांव से आके दिल्ली या बॉम्बे जैसे शहरों में बसते हैं, लेकिन बावजूद
शहर के लोगों पर वो जो ट्रस्ट डेफिसिट, आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल सोसाइटी, सरकारों की तो आप बात छोड़ दी, वो ट्रस्ट हम अभी भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आकि योगिता जैसे लोग बहुत जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं, बावजूद वो जो एक अजनबियत है वो क्यों बना हुआ है कि अगर कुछ होगा तो जी हम इन पर तो भरोसा नहीं करेंगे, हम अपने गांव वालों पे भरोसा कर लेंगे। ये पता नहीं आपको कभी इनसे बातचीत में कोई मौका मिला या आप फील कर पाए? और मैं चाहूंगा योगिता और आप दोनों इस पर अगर कुछ रोशनी डाल सके। शुक्रिया। राम बाबू जी को भी कुछ कहना चाहिए। मुझे मैं यही सोच रहा था एक्चुअली, क्या मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जब मैं राम बाबू से बात कर रहा था तो राम बाबू ने एक बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि उस वक्त ये लगातार महसूस कर रहे थे, तो उस वक्त ये ज्यादा उसको कह पा रहे थे। तो उस वक्त राम बाबू ने कहा कि सर ये बीमारी लाया तो बड़ा बड़ा आदमी और दे दिया हम गरीबों को। तो राम बाबू ये बताओ, जो पूछना चाह रहे हैं कि ये जो यहाँ के लोग जिनके लिए काम करते हैं, जो शहर के लोग हैं, उन पर क्यों भरोसा नहीं रहा, क्यों छोड़ के गया? ये ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्यों लोगों ने मदद नहीं किया? नहीं, लोगों ने मदद की, ऐसा नहीं। लोगों पे आपका विश्वास क्यों नहीं हो विश्वास पाया? क्यों नहीं हुआ? जो यहाँ के लोग बैठे तमाम लोग, इन पे क्यों नहीं भरोसा हुआ? हम लोगों को विश्वास इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि बड़े बड़े आदमी है कि क्योंकि गरीब मजदूरों को बहुत करेंगे कि 2 या 4 किलो आटा या चावल दे सकते हैं, एक दिन देंगे, दूसरा दिन कोई नहीं देने वाला। ठीक है। और उसका बाद क्या हुआ कि 2-4 जगह चाय भी है तो हम लोग खाए भी है, ऐसा बात नहीं है कि गुरुद्वारे से भी आते थे, सभी जगह से भी आते थे। और विश्वास उठ गए हम लोग की कम से कम एक महीना, ये जो 20 दिन का है, कोई भी देंगे 10 दिन का दे सकते हैं या 15 दिन का देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। हो सके नहीं भी देंगे, उनका ऊपर कौन भरोसा करेंगे देंगे या नहीं देंगे? उनके अंदर को बात तो कोई जानने के लिए नहीं देना कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि इन लोगों को ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि जो इतना कोरोना जो काम है, हम लोग भूखे इतने दिन तक रह गए, अभी तक कोई देने के लिए नहीं आया। और आए भी गुरुद्वारा से तो एक कच्चा पक्का रोटी देते थे, तो हम लोग 2 या 3 रोटी देते थे, उससे खा के अपना जिंदगी बिताते थे। इससे ज्यादा रोटी देते थे और फोन भी 2-4 जगह करते थे, बोलता हाँ वहाँ किया, तुम लोग को देता नहीं है। हम बोला सभी जगह हम लोगों ने लिखा दिया भी हूँ और सभी जगह फोन भी किया हूँ। सभी बोलता ठीक है व्यवस्था करता हूँ। जबकि बड़े आदमी बोल रहा है व्यवस्था कर रहा हूँ, तो बगल बगल वाले जो से भी हमको तो वही उम्मीद था कि भाई जब वो जब सामने वाला इतना उसके साथ हमको व्यवहार बना हुआ है, वो व्यवस्था कर रहा है, इन लोगों को क्या व्यवस्था कर पाएंगे? सदन को बताना भी चाहता हूँ कि मतलब अभी हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ में तो फिल्म एक किताब आ चुकी है, अगले हफ्ते तमिल में आ रही है, और इसके बाद अगले महीने तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, बांग्ला में है। और फिर अगले साल हार्पर कॉलेज ने सूचित किया है कि मैंड्रिन और फ्रेंच और जर्मन इन भाषा में भी किताब कर रहा था, तो मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के लिए किया। ये सब कुछ प्रताप जी का किया हुआ, और डॉक्यूमेंट्री में नहीं कर पाता अगर वो पीछे राहुल चौधरी बैठा है और वो नहीं होता, तो मतलब राहुल एक बहुत बड़ा मेरा हमारे पास वक्त कितना है अब इस कन्वर्सेशन के लिए? विनोद, इसके आगे एक और चीज करिए, यंग जनरेशन है, यंग अडल्ट्स जिन्हें कहते हैं एडोलेसेंस, इफ यू कैन राइट अ सिंपलर वर्जन एज अ स्टोरी, उनको जानना बहुत जरूरी है। वो बड़ा प्रिविलेज लॉट है, वो किताब पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पढ़ के है वो, अगर वो 12 से 15 और एज ग्रुप है, इसको सिंपलर शॉर्टर फॉर्म में करके एज अ स्टोरी अगर तो ये काफी बच्चों तक आई ओपनर स्टोरी है, दुनिया भी देखेंगे वो। अच्छा, अब हम आ रहे हैं, अब एंड पे आ रहे हैं। मैं सिर्फ 2 सवाल ले लूंगी प्रशांत जी का। यहाँ से किसी को कोई सवाल पूछना है? ठीक है, ये 2 सवाल लेकर हम इसे कंक्लूड करेंगे। मेरा सवाल राम बाबू जी आपसे होगा, और उसके पहले मैं बधाई दे दूँ और शुक्रिया विनोद जी को कि ये बहुत इम्पोर्टेंट दस्तावेज हमारे दौर का है, और हमारे यहाँ और भविष्य की जनरेशन इसको हिस्ट्री के तौर पे देखेंगे कि कोरोना काल में क्या हो रहा था, समाज कैसा था, कैसे संवेदनाएं कैसे थी, सरकारें कैसी थी। इस डॉक्यूमेंट्री और किताब में सब दिख रहा है, क्योंकि हिस्ट्री का हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का चलन कम है, जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके की बातें आ रही हैं। राम बाबू जी, आपसे सवाल, आपकी कहानी मैंने फिल्म देखी और
आप जो बता रहे हैं वो भी सुन रहा हूँ, बहुत तकलीफदेह था। और किस तरह से पुलिस ने, आपने बताया कि महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ करना शुरू किया जब वो रेल की पटरी में मजबूर मर गए। पुलिस के डर से आप गलियों से होके गुजर रहे थे, पुलिस भी बहुत ही बेरुखी का व्यवहार कर रही थी। अब तो समय गुजर गया, अब आप पहुँचते हैं। तो आप भारत के एक नागरिक हैं, हम सब भारत के एक नागरिक हैं। हमारे वोट से सरकार बनती है, हमारे टैक्स से देश चलता है। अब जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि ये तिरस्कार क्यों हुआ, न्याय अन्याय की बात आती है आपके दिमाग में, क्या सोचते हैं आप? हम लोग तो वोट देते हैं, लेकिन सरकार को ये ख्याल नहीं है कि वोट देते हैं हम लोग, सरकार को चुनते हैं हम लोग, बनाते हैं। एक हमारी वोट नहीं, पूरे हिंदुस्तान या पूरे भारत की वोट से ही चुने जाते हैं एक प्रधानमंत्री। तब जाके कोई प्रधानमंत्री बनते, कोई सीएम, कोई डीएम बने, अकेला कोई नहीं बनते। तो इसके लिए बोलेंगे कि हम लोगों को लिए ही, गरीबों लोगों के लिए ही क्यों किए, करना था तो अमीरों लोगों के लिए भी करते। तो गरीबों लोगों के लिए ही क्यों किए कि मान लिया जाए जो अमीर, जो पैसे वाले हैं वो तो सुखी चैन से खा रहे हैं, इसमें आ गया गरीबों लोगों को सवाल आते हैं ना। तो गरीब लोगों को सवाल आते हैं कि गरीब लोगों को क्या करें, गरीब लोग के पास पैसे है। तो इस लेकर के साथ सरकार जो है ये न्याय की, हम लोग के साथ अन्याय देखिए, न्याय की बात पूछे। मेरा सवाल रामबाबू और नीतीश से है कि ब्रिज घाट का भी जिक्र हो रहा था। ब्रिज घाट पर पुलिस की जो है जातियों की वजह से कुछ लोग बहुत परेशान थे और घबरा भी रहे थे। तो ऐसा पता लगा है कि आप लोगों ने गंगा पार करने की कोशिश, मतलब फैसला किया कि हम गंगा पार करेंगे, वो भी बिना नाव के, साइकिल के साथ। तो क्या सोचकर आपने ये फैसला किया था? आपको पता है कि अकेला आदमी तो तैर कर जा सकता है, साइकिल के साथ कैसे गंगा पार करेंगे, और वो भी नाव नहीं है आपके पास। तो क्या सोचकर फैसला किया? हम तो 7 आदमी थे उसमें, और 7 के दिमाग में क्या था नहीं था। हमारे दिमाग में तो ये था कि हम तो गांव में बहुत नहाने के लिए जाते हैं, पानी में बाढ़ आता है तो उसमें इतना तो हेल ही जाते हैं, उसमें हेलने का क्षमता था जो हेल के निकल जाते हैं। एक चीज बताई थी वो रामबाबू, और इनसे मैं जानना चाह रहा हूँ, जब ये पहुंच गए बॉर्डर क्रॉस करके बिहार में अपने जिले में पहुंचे, बड़ी खुशी का माहौल था, सब लोगों ने देखा और ये लगा कि अपने घर पहुंच गए। तो जैसे क्लाइमेक्स के बाद एंटी क्लाइमेक्स आता है, तो वहाँ पर एक एंटी क्लाइमेक्स आया, वो ये था कि वहाँ से घर के लोगों के सामने पहुंचने के बाद इनको बस से आगे बढ़ा दिया गया कि तुमको 14 दिन के लिए वहाँ। ये अभी रितेश अपनी मैथिली भाषा में अभी बता रहे थे ये। वही थोड़ा सा समझना चाहते हैं। और वो क्या था आप लोगों का कि जब सबसे मिलने के बाद निकलने का कम आया, तो वो क्या अनुभव था? लगा बस के छत से कूद जाऊं, जो अपने अंदर का हीरो था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा था, क्योंकि चोट उठ भी लग सकता था उसमें। मुझे बस वाले ड्राइवर से थोड़ा गुस्सा आया था, मैं बोला क्यों ना रुकने दिया। मैं किसी के शरीर में टच नहीं होता, ऐसे ही आशीर्वाद दुलार ले लेते। फिल्म का हीरो और डॉक्यूमेंट्री के हीरो में ये अंतर है। हमारे संपादक सत्यानंद निरूपम जी और शिप्रा जी, आप भी आए। Thank you so much.
यही बात है कि हम कहते हैं कि भगवान बचाए देश को, तो भगवान जैसे काम करते हैं। हाँ शक्ल मिल रही है एकदम। अच्छा अरे क्या बढ़ गया थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि अभी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए भाई साहब।